नमस्कार दोस्तों, मैं रवीज, आप सबका दोस्त। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ज्वालागिरी की नरभक्षी बाघिन की, जिसे महान शिकारी और लेखक केनेथ एंडरसन ने मारा था। यह कहानी है उन अंधेरी रातों, घने जंगलों और मौत की परछाइयों की, जहाँ हर कदम पर छिपा था खतरा और हर दहाड़ में गूंजता था आतंक। तो आइए शुरू करते हैं यह भयावह सफर। जिन्होंने कभी उष्णकटिबंधीय जंगलों की चांदनी रात देखी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि वह दृश्य कितना अद्भुत होता है। पहाड़ियों और घाटियों पर बिखरी चांदनी हर घास की पत्ती, हर विशाल वृक्ष को उजागर कर देती है। लेकिन जहां चांद की किरणें नहीं पहुंचती, वहां अंधेरे की परछाइयां और भी गहरी हो जाती हैं। उन परछाइयों में छिपा हो सकता है कोई शिकारी जानवर, कोई चौकस हिरण या कोई घात लगाए बैठा विषधर। हर जीव अपनी भूख मिटाने की तलाश में है। ज्वालागिरी के घने जंगल में सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, पर यह शांति छलावा थी। हर ओर खतरा मंडरा रहा था। मौत अपने कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि 3 शिकारी पुराने जमाने की 2 बंदूकों से लैस ने तय कर लिया था कि आज उन्हें मांस चाहिए। उन्होंने पानी के कुंड के किनारे ढलान पर बड़ी चालाकी से एक छिपने की जगह बनाई थी। सूर्यास्त से ही वे वहीं बैठे थे, आंखें गड़ाए, इंतजार में कि प्यासा हिरण कभी न कभी वहां जरूर आएगा। घंटे बीतते गए। पूर्णिमा का चांद आकाश के मध्य में पहुंच चुका था और दृश्य दिन की तरह उज्जवल हो उठा था। अचानक बाईं ओर घने सदाबहार झाड़ियों से पत्तों की हिंसक सरसराहट और गहरी गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई दी। शिकारी चौंक उठे। क्या हो सकता है वहां? निश्चय ही जंगली सुअर, स्वादिष्ट भोजन और साथ ही ऐसा मांस जिसे बेचकर धन भी कमाया जा सके। वे प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जानवर बाहर नहीं निकले। अधीर होकर मुनियप्पा, तीनों में सबसे माहिर निशानेबाज, ने जोखिम उठाने का निश्चय किया। उसने अपनी पुरानी बंदूक उठाई और उस गहरी छाया पर निशाना साधा जो आसपास से अधिक सघन प्रतीत हो रही थी, और गोली चला दी। अगले ही क्षण जंगल गूंज उठा। एक भयानक दहाड़, झाड़ियों का उग्र कंपन और फिर लगातार आती खांसती सी हूंफ की आवाजें, और फिर सन्नाटा। वह सुअर नहीं था, वह था बाघ, भयभीत और मौन। तीनों शिकारी तुरंत गांव की ओर भाग निकले। रात का शेष समय उन्होंने आतंक और चिंता में बिताया, अपने उस घातक कर्म के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा, सब कुछ ठीक ठाक प्रतीत हो रहा था। एक जवान नर बाघ अपने उत्कर्ष काल में मृत पड़ा था। उस पुरानी बंदूक से चली आकस्मिक गोली सीधे उसके हृदय में जा धंसी थी। उस दिन मुनियप्पा और उसके साथी गांव के अनकहे, फुसफुसाए जाने वाले नायक बन गए। लेकिन अगली रात कहानी ने करवट ली। सूर्यास्त के साथ ही जंगल गूंज उठा, एक व्याकुल, क्रोधित बाघिन की पुकार से। यह संयोग नहीं था, यह उसका मिलन काल था, और जिस साथी को उसने पिछली रात ही पाया था, वह अब अचानक गायब था। उसकी अनुपस्थिति को उसने सही ढंग से मनुष्यों की दखलंदाजी से जोड़ा। रात दर रात, पूरे सप्ताह तक वह बेचैन बाघिन जंगल की गहराइयों से पुकारती रही। दिन में उसकी आवाज दूर जंगल से आती और अंधेरे में उसकी दहाड़ें गांव की चौखट तक पहुंच जाती। हर गर्जना में था क्रोध, शोक और प्रतिशोध का वादा। 8वें दिन की सुबह युवा जैक लियोनार्ड गांव पहुंचा। उसे एक तात्कालिक पत्र ने बुलाया था। पत्र में लिखा था कि बाघिन हर जगह भटक रही है। अकेले जंगल बंगले की पगडंडी पर उसने उसके कई पद चिन्ह देखे। ट्रॉफी पाने की लालसा में उसने उसी शाम किस्मत आजमाने का निश्चय किया। 5 बजे वह एक चींटी के टीले के पीछे छिप गया, जो रास्ते के किनारे सुविधाजनक स्थान पर था।
मिनट दर मिनट समय बीतता गया। शाम 6:15 बजे अंधेरा उतरने लगा। अचानक पत्तों की हल्की सरसराहट और एक ढीला पत्थर ढलान से लुढ़कता हुआ उसकी दाईं ओर गिरा। लियोनार्ड ने आंखें फाड़कर देखा। क्या ये बाघिन थी? लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर समय बीता और अचानक सड़क के किनारे तेजी से बढ़ती हुई आकृति उसकी नजर में आई। वही बाघिन थी, उसी ओर जहां वह छिपा था। घबराहट में उसने अपनी बंदूक का कुंदा बाएं कंधे पर टिकाया। झाड़ी से जितना बाहर झुक सकता था उतना झुककर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली उसके सीने की ओर गई, परंतु जरा सा दाईं ओर होती तो घातक साबित होती। लियोनार्ड की गोली बाघिन के दाएं कंधे में गहराई तक धंस गई। घायल जानवर ने भयानक गर्जना की और फिर जंगल की ओर भाग गया। लियोनार्ड निराश था, पर उसने सुबह तक प्रतीक्षा की और फिर रक्त की लकीरों का पीछा किया। हर जगह खून था, लेकिन कठिन चट्टानी इलाका, गहरी खाइयां और अभेद्य झाड़ियां उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गईं। शिकार उसकी पकड़ से बाहर रहा। महीने बीत गए और दृश्य बदलकर पहुंचा सुलेकुंटा गांव में, जो ज्वालागिरी से 7 मील भीतर जंगल में था। वहां एक छोटा मंदिर था जहां कभी कभी आसपास के तीर्थ यात्री आते थे। एक दिन 3 श्रद्धालु, एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनका 16 वर्षीय पुत्र प्रार्थना समाप्त कर घर लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगली इमली के पेड़ के नीचे लड़का ठहर गया, अधपके खट्टे फल तोड़ने के लिए। तभी माता पिता ने सुनी एक धीमी गुर्राहट और फिर एक चीख, इतनी तीखी और पीड़ादायक कि उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनका बेटा बाघ के जबड़ों में जकड़ा हुआ था और वह बाघ उसे लेकर नाले में छलांग लगा चुका था। वृद्ध दंपति साहस जुटाकर पीछे दौड़े, गालियां दी, आवाजें लगाईं, पर जवाब मिला केवल 2 और चीखों से। और फिर सन्नाटा। उस मंदिर की पगडंडी पर उस दिन श्रद्धा और शांति की जगह छा गया था शोक और आतंक। इसके बाद मौत पर मौत होती चली गई। एक विशाल क्षेत्र में, उत्तर में ज्वालागिरी से लेकर दक्षिण में 30 मील दूर गुंडलम के मवेशी खेत तक, पश्चिम में मैसूर राज्य की सीमा से लेकर पूर्व में देनकनिकोटा की मुख्य सड़क तक 45 मील लंबा इलाका आतंक से कांप उठा। इस राक्षसी बाघिन ने अब तक 15 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिनमें 3 युवतियां भी थीं, एक तो नई नवेली दुल्हन। तभी मुझे मेरे मित्र होसुर के उपसंग्रहकर्ता का तात्कालिक संदेश मिला। इस अभिशाप से क्षेत्र को मुक्त करने के लिए मैं ज्वालागिरी पहुंचा, जहां से यह आतंक शुरू हुआ था। तथ्यों को जोड़ते हुए मैंने निष्कर्ष निकाला, यह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि वही बाघिन थी जिसका साथी शिकारियों ने छीन लिया था और जिसे लियोनार्ड की दुर्भाग्यपूर्ण गोली ने घायल कर दिया था। ज्वालागिरी से मैं सुलेकुंटा तक पैदल गया। उम्मीद थी कि वहां उसके ताजा पद चिन्ह मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाल ही में कोई शिकार वहां नहीं हुआ था और जो निशान थे वे मवेशियों के झुंड से मिट चुके थे। फिर मैं आगे बढ़ा 23 मील दूर गुंडलम तक, जो इस आतंक के दक्षिणी छोर पर था। यहीं के मवेशी खेत में सबसे अधिक हत्याएं हुई थीं। पिछले 4 महीनों में 7 चरवाहे इस बाघिन के शिकार बन चुके थे। मैंने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। टाइम देयर पॉइंट सक्सेस। अब खेल शुरू होने वाला था, शिकारी और बाघिन के बीच अंतिम टकराव का। मैं ज्वालागिरी पहुंचा। वहीं से यह आतंक शुरू हुआ था। उप संग्रहकर्ता ने बताया था कि यही वह जगह है जहां पहली बार समस्या उठी। तथ्यों को जोड़ते हुए मैंने निष्कर्ष निकाला, यह कोई साधारण बाघ नहीं, बल्कि वही बाघिन थी जिसका साथी शिकारियों ने छीन लिया था और जिसे लियोनार्ड की दुर्भाग्यपूर्ण गोली ने घायल कर दिया था। ज्वालागिरी से मैं सुलेकुंटा तक पैदल गया। उम्मीद थी कि वहां उसके ताजा पद चिन्ह मिलेंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाल ही में कोई शिकार वहां नहीं हुआ था और जो निशान थे
वे मवेशियों के झुंड से मिट चुके थे। फिर मैं आगे बढ़ा 23 मील दूर गुंडलम तक, जो इस आतंक का दक्षिणी छोर था। यहीं के मवेशी खेत में सबसे अधिक हत्याएं हुई थीं। पिछले 4 महीनों में 7 चरवाहे इस बाघिन के शिकार बन चुके थे। मैंने वहीं डेरा डालने का निश्चय किया। 3 बंधे हुए चारे की सुरक्षा और आराम का ध्यान स्वयं मैंने रखा, और फिर अगले 2 दिन मैंने जंगल की हर दिशा में घूमते हुए बिताए। हाथ में मेरी 405 विंचेस्टर थी। उम्मीद थी कि कहीं ताजा पद चिन्ह मिल जाए, या शायद उस नरभक्षी बाघिन से आमना सामना हो जाए। अब खेल शुरू हो चुका था, शिकारी बनाम प्रतिशोध की बाघिन। दूसरे दिन की सुबह मैंने गुंडलम नदी की मुलायम रेत पर बाघिन के पद चिन्ह पाए। वह रात में उतरी थी, नदी किनारे चलते हुए जल विभाजक पार किया था। मेरे बांधे हुए भैंसे के पास भी पहुंची थी। उसके पद चिन्ह साफ बता रहे थे कि उसने उसे देखा, पर छुआ तक नहीं। फिर वह पास की पहाड़ी पार करती हुई अंचेट्टी की ओर निकल गई। वहां जमीन इतनी कठोर थी कि आगे का पीछा असंभव हो गया। तीसरे दिन की सुबह मैं फिर खोज में निकला, लेकिन जब दोपहर से पहले स्नान और भोजन की तैयारी कर रहा था, तभी अंचेट्टी के मुखिया के साथ कुछ लोग मेरे शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया, आज सुबह ही बाघिन ने एक आदमी को मार डाला है। गांव का वह व्यक्ति अपने मवेशियों की बेचैनी सुनकर भोर में बाहर निकला था और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसका भाई और बेटा उसे खोजने निकले। मवेशी खेत की चौखट पर उन्हें केवल उसकी चादर और लाठी मिली। कठोर जमीन पर हल्के से निशान थे, बाघिन के पिछले पंजों के, जब वह शिकार पर झपटी थी। भय से कांपते हुए वे आगे बढ़ने का साहस न कर सके। वे भागकर गांव पहुंचे और फिर अंचेट्टी जाकर लोगों को इकट्ठा किया। मुखिया के साथ वे सब मेरे पास आए, मदद की गुहार लगाने। अब यह स्पष्ट था, बाघिन का आतंक गांव की चौखट तक पहुंच चुका था। स्नान और भोजन को त्याग कर हम तेजी से अंचेट्टी और उस छोटे गांव की ओर बढ़े। वहीं से बाघिन ने हमला किया था, और यह स्पष्ट था कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को उसने तुरंत मार डाला था, क्योंकि कोई आवाज तक नहीं निकली थी। कठोर और पत्थरीली जमीन पर उसका पीछा करना बेहद कठिन था, लेकिन झाड़ियों में फैली कांटेदार बेलों ने हमारी मदद की। वहां हमें उस व्यक्ति के फटे हुए लंगोट के टुकड़े मिले, जो बाघिन के जबड़ों से छूटकर कांटों में अटक गए थे। यह जानना विचित्र था, अगर हालात इतने त्रासद न होते कि वह चतुर बाघिन कांटों से बचने के लिए रास्ता बदलती रही ताकि उसका बोझ अटक न जाए। करीब 300 गज दूर उसने अपने शिकार को एक छोटे पीपल के पेड़ की जड़ों के पास झाड़ियों में डाल दिया था। शायद वहीं भोजन शुरू करने का इरादा था, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया, या शायद किसी ने उसे विचलित कर दिया। वह अपने शिकार को फिर उठाकर दक्षिण की ओर बढ़ गई, उस गहरे नाले की तरफ जो सीधे कावेरी नदी तक जाता था, 30 मील दूर। अब यह पीछा केवल शिकार का नहीं था, यह था मौत और प्रतिशोध की यात्रा। पीछा आसान हो गया था, क्योंकि बाघिन ने अपनी पकड़ बदल ली थी। पहले वह आदमी की गर्दन और गले को दबोचे हुए थी, इसलिए खून के निशान नहीं मिल रहे थे। अब उसने उसे कमर से पकड़ा था। झाड़ियों और पत्तों पर खून की बूंदें और धब्बे साफ दिखाई देने लगे। 100 गज आगे हमें उसका लंगोट मिला, जो पूरी तरह खुलकर कांटेदार झाड़ी में अटका हुआ था। आगे बढ़ते हुए हम उस नाले तक पहुंचे, जहां सूखी रेत पर बाघिन के पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। एक ओर हल्का सा घसीटने का निशान था। स्पष्ट था कि आदमी का पैर नीचे लटक रहा था जब उसे उठाकर ले जाया जा रहा था। अब किसी ट्रैकर की जरूरत नहीं थी। भीड़ से केवल शोर और खतरा बढ़ता। मैंने इशारे से सबको पीछे रोक दिया और स्वयं सावधानी से आगे बढ़ा। हर कदम धीमा और सोच समझकर था, क्योंकि नाले के दोनों किनारों पर घनी झाड़ियां थीं
और कहीं भी बाघिन घात लगाए बैठी हो सकती थी, अपने पीछा करने वाले का अंत करने के लिए। 2 मोड़ पार करने के बाद मेरी नजर एक चट्टान पर पड़ी जो नाले के बीचों बीच निकली हुई थी। मैं जितना संभव हो सका उसके विपरीत किनारे से दबे पांव आगे बढ़ा और फिर मेरी आंखें उस चट्टान के पार एक अंधेरी आकृति पर टिक गईं। करीब से देखने पर स्पष्ट हुआ वह आकृति कोई और नहीं बल्कि उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति का शव था। बाघिन पहले ही अपने शिकार का आधा हिस्सा खा चुकी थी, एक पैर और एक हाथ अलग कर चुकी थी। यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि वह आसपास नहीं है, मैं वापस आदमियों के पास लौटा और उन्हें बुलाकर कहा कि कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहां मैं बैठकर इस खूनी हत्यारिन का इंतजार कर सकूं। मुझे पूरा विश्वास था कि वह सूर्यास्त से पहले अपने भयानक भोज पर लौटेगी, लेकिन यह स्थान बैठने के लिए सबसे अनुपयुक्त था। यहाँ कोई पेड़ नहीं था जिस पर मचान बनाया जा सके। केवल 2 विकल्प थे। पहला, नाले के विपरीत किनारे पर बैठना जहां से मृत शरीर साफ दिखाई देता था। दूसरा, ढलान वाली चट्टान पर चढ़ना जो नाले से 10 फुट ऊपर थी और जहां प्राकृतिक रूप से एक चौड़ी धार बनी हुई थी। पहला विकल्प मैंने तुरंत अस्वीकार कर दिया क्योंकि नरभक्षी के मामले में वह बहुत खतरनाक था। अब मेरे सामने केवल एक ही संभावना बची थी, उस चट्टान की धार पर बैठना। वहां से मैं न केवल शव को देख सकता था बल्कि पूरे नाले की लंबाई पर नजर रख सकता था, उस मोड़ तक जहां से हम आए थे और 20 गज आगे तक जहां नाला अचानक दाईं ओर मुड़ता था। यहीं से शुरू होने वाला था शिकारी और बाघिन का निर्णायक सामना। आदमी चुपचाप कांटेदार शाखाएं काट रहे थे, उसी किस्म की जो चट्टान के आसपास उगी थी ताकि कोई भिन्नता न दिखे। उन्होंने उन्हें बड़ी चालाकी से धार के नीचे सजाया ताकि मैं किसी भी दिशा से दिखाई न दूं। मेरे पास केवल कंबल, पानी की बोतल और टॉर्च थी। हालांकि टॉर्च की जरूरत कम ही पड़ती क्योंकि पूर्णिमा का चांद जल्दी ही निकलने वाला था। दोपहर 3 बजे मैं अपनी जगह पर बैठ गया। आदमी चले गए सुबह लौटने का आदेश देकर। धीरे धीरे समय सरकता रहा। तपती धूप चट्टान पर बरस रही थी और पसीने से मेरा शरीर भीग रहा था। नाले की दोनों दिशाओं में सब कुछ स्थिर था। झुलसी हुई जमीन से उठती गर्मी की लहरें ही दिखाई देती थीं। गिद्ध अनुपस्थित थे क्योंकि शव चट्टान की ढलान के नीचे छिपा था, आकाश से अदृश्य। शाम 5 बजे एक कौवा शव को देख बैठा। उसकी कांव ने जल्द ही उसके साथी को भी बुला लिया, लेकिन दोनों पक्षी मानव गंध से इतने भयभीत थे कि शव को छूने की हिम्मत न कर सके। सूरज आग के गोले की तरह दूर जंगल ढकी पहाड़ियों के पीछे डूब गया। कौवे उड़ गए। कल की भूख उन्हें फिर लौट आएगी। जंगल में बिछुड़ते दिन को विदा देने के लिए जंगली मुर्गे की पुकार गूंज उठी और फिर सूखी नदी की तलहटी से मोर की तीखी आवाज आई, माओ। मैंने उस आवाज का स्वागत किया क्योंकि पूरे जंगल में मोर से सतर्क चौकीदार कोई नहीं। अगर उसने बाघिन को देखा तो मुझे तुरंत चेतावनी मिलेगी। अब वही समय था। हर इंद्रिय चौकस, हर नस तनी हुई। मैं उस नरभक्षी की वापसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोर भारी पंखों से उड़ गया और दिन की हार के साथ अंधेरा उतर आया। जंगल अब मौन था, पर उस मौन में छिपा था मौत का रहस्य। सौभाग्य से चांद जल्दी ही निकल आया था। उसकी चांदी सी चमक ने मेरी दृष्टि को फिर से कुछ हद तक लौटा दिया। दिन के पक्षी अब विश्राम कर चुके थे और उनकी जगह रात के प्रहरी आ चुके थे। नाले के किनारे गूंज रही थी नाइटजार की लगातार चक चक चुक्कू पुकार। रात के पहले दूत जो कीड़ों की तलाश में थे। समय बीतता गया और फिर अचानक एक मृत सन्नाटा छा गया। झींगुर की हल्की सी आवाज भी नहीं। नाइटजार भी कहीं और चले गए थे। नीचे पड़े मानव अवशेषों पर नजर गई।
ऐसा लगा मानो एक हाथ मेरी ओर उठ रहा हो, प्रार्थना में या शायद प्रतिशोध की पुकार में। शुक्र था कि सिर दूसरी ओर था, वरना उस भयावह चेहरे की विकृतियां फिर से देखना असह्य होता। और तभी जंगल का मौन टूटा। एक चौंके हुए सांभर की तीखी पुकार गूंजी, लगातार, बार बार। मैंने अनुमान लगाया, करीब आधा मील दूर। उसके बाद आई चीतल की तीखी चीख, और फिर नाले में गूंज उठा एक बेचैन ब्रेन फीवर पक्षी का अजीब स्वर, ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर, हर बार और ऊंचा और तीखा। मैंने राहत की सांस ली, नसें तन गईं, मांसपेशियां तैयार हो गईं। जंगल के ये प्रहरी अपना काम कर चुके थे। अब मुझे यकीन था, बाघिन आ रही है और उसे देखा जा चुका है। धीरे धीरे जंगल की पुकारें थम गईं। इसका अर्थ था, बाघिन अब पुकारने वालों की सीमा से बाहर निकल चुकी थी और अब बेहद पास थी। मेरी आंखें नाले के दाईं ओर के मोड़ पर टिकी थीं, सिर्फ 20 गज दूर। मुझे पूरा विश्वास था कि किसी भी क्षण वह नरभक्षी वहां से निकलकर सामने आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 30 मिनट बीत गए, फिर 45। मेरी कलाई घड़ी की सुइयां चांदनी में साफ दिखाई दे रही थीं। अजीब था, आधा मील पार करने में उसे इतना समय नहीं लगना चाहिए था। और तभी एक भयानक एहसास ने मुझे जकड़ लिया। वह अदृश्य छठी इंद्रिय जो हर इंसान में होती है, पर कुछ ही उसे विकसित कर पाते हैं, कई बार मेरे काम आ चुकी थी। भारत और बर्मा के जंगलों में, अफ्रीका की धरती पर। अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं था। मेरी सारी सावधानियों, पूरी छिपावट और पूर्ण स्थिरता के बावजूद बाघिन ने मेरी मौजूदगी भांप ली थी, और इस समय वह मुझे ही शिकार बनाने की तैयारी में थी। उसकी आंखें अंधेरे में मुझे देख रही थीं, और शायद अगला क्षण होता उसका अंतिम छलांग। जंगल में खतरे के क्षणों में सोच तेज हो जाती है। यह बहादुरी नहीं होती, बल्कि मौत का डर ही दिमाग को चौकस बना देता है। मैं मानता हूँ, उस पल मैं बेहद भयभीत था। ठंडे पसीने की बूंदें मेरे चेहरे पर बह रही थीं। मुझे पता था, बाघिन नाले में या नीचे नहीं हो सकती, वरना मैं उसे पहले ही देख लेता। शायद वह सामने की झाड़ियों में छिपी हो, मेरी स्थिति पर नजर रख रही हो। लेकिन यह बढ़ता हुआ भय, उसकी मौजूदगी वहां से नहीं हो सकती थी। वह केवल एक ही जगह हो सकती थी, मेरे ऊपर और पीछे। अचानक मुझे एहसास हुआ, पीछे की 4 फुट ऊंची चट्टान मुझे पीछे देखने से रोक रही थी। अगर मैं झुककर या घुटनों के बल उठकर देखता, तो निशाना साधना लगभग असंभव हो जाता और मेरी स्थिति भी उजागर हो जाती। क्षण भर के लिए मैंने खुद को कोसा। इस भूल ने अब मेरी जान पर संकट ला दिया था। और तभी ऊपर से रेत की पतली धार नीचे खिसक आई। यह संदेह नहीं था, यह बाघिन ही थी। वह बेहद पास थी और अपनी अंतिम छलांग की तैयारी कर रही थी। अब मैं और नहीं झिझका। सुन्न पड़े पैरों को जबरदस्ती उठाया और आधा झुककर खड़ा हुआ। उसी क्षण मैंने अपनी 405 बंदूक घुमाई, मुंह की सीध में, फिर धीरे धीरे और ऊपर उठा, ताकि मेरी आंखें और बंदूक की नली दोनों चट्टान की धार से ऊपर आ जाएं। और फिर सामने का दृश्य मेरी सांसें रोक देने वाला था। बाघिन सिर्फ 8 फुट दूर अपने पेट के बल चट्टान से नीचे रेंगती हुई मेरी ओर बढ़ रही थी। हमारी नजरें मिली और उसी क्षण सब कुछ हुआ। बाघिन ने दहाड़ते हुए छलांग लगाई, एक ऐसी गर्जना जिसने नसों को झकझोर दिया। उसी पल मैंने झुककर ट्रिगर दबा दिया। राइफल की भारी गड़गड़ाहट मेरे कानों के बिल्कुल पास से निकली और उस दानवी दहाड़ के साथ मिलकर एक ऐसा स्वर बना जो आज भी मेरे सपनों में गूंजता है। मैं नींद से कांपते हुए जाग उठता हूँ उस भयावह क्षण की याद में। बाघिन ने उस चट्टान की धार की मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगाया था।
मेरी राइफल का धमाका और आंखों के सामने चमकता हुआ आग का गोला उसे विचलित कर गया। उसका इरादा हत्या से भागने में बदल गया। वह मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाकर निकल गई। जाते जाते उसके पिछले पंजे ने मेरी राइफल को ऐसा झटका दिया कि वह मेरे हाथ से छूटकर चट्टान से फिसलती हुई नीचे रेत पर जा गिरी। उस अधखाए शव के पास राइफल से भी तेज बाघिन खुद नाले की तलहटी में पहुंची। 2 छलांगें और एक खांसती हुई दहाड़ के साथ वह सामने की झाड़ियों में गायब हो गई। मैं स्तब्ध था, समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मुझे एहसास हुआ मैं निहत्था और असहाय हूं। अगर बाघिन लौट आई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहीं खड़ा रहना और असहाय बने रहना मौत को न्योता देना था। मैंने साहस जुटाया और ढलान से नीचे कूद पड़ा। हर क्षण मुझे उम्मीद थी कि उसकी भयानक दहाड़ सुनाई देगी और वह मुझ पर टूट पड़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और पलक झपकते ही मैं राइफल उठाकर फिर से चट्टान की धार पर लौट आया। उस क्षण मैंने मौत को आंखों में देखा था और उससे बाल बाल बच निकला। मैंने तुरंत राइफल की जांच की। गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसका कुंदा ही झटका सह गया था। कारतूस बदलते हुए मेरे मन में सवाल उठा, क्या मैंने बाघिन को सच में मारा था या इतनी नजदीकी से भी निशाना चूक गया। तभी मेरी नजर चट्टान की धार पर पड़ी। वहां सिर्फ 2 फुट दूर कुछ काला सफेद पड़ा था। उठाकर देखा, यह बाघिन का कान था जो मेरी गोली से फटकर अलग हो गया था। वह अब भी गर्म था और किनारे पर हल्का सा खून। लेकिन यह जीत नहीं थी, यह असफलता थी। मैं नरभक्षी को मारने में नाकाम रहा था। उसका कान फटना उसे बस कुछ दिनों तक हल्का दर्द देगा, असली चोट नहीं, बल्कि अब वह और भी चालाक और भी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अब वह कभी अपने शिकार पर लौटकर नहीं आएगी। हर बार उसे नया शिकार करना होगा और हर बार मौत का सिलसिला बढ़ेगा। मैंने पूरी रात खुद को कोसा, उम्मीद करता रहा कि वह फिर लौटेगी, लेकिन सब व्यर्थ। सुबह जब मेरे आदमी लौटे, मैं ठंड से कांप रहा था, निराश और टूटा हुआ। उन्होंने गरम चाय और सैंडविच दिए और फिर एक कश मजबूत तंबाकू का। धीरे धीरे मन थोड़ा हल्का हुआ। मैंने सोचा हालात और भी बुरे हो सकते थे। अगर मेरी छठी इंद्रिय ने चेतावनी न दी होती तो आज मैं भी उस अधखाए शव के पास पड़ा होता। उस पल मैंने समझा जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। हम उस जगह पहुंचे जहां बाघिन छलांग लगाकर गई थी। हमने खून के निशान खोजे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कुछ नहीं मिला। बस कभी कभार झाड़ियों पर उसके फटे कान से निकला हल्का धब्बा और फिर वह भी गायब हो गया। हम सब निराश होकर गांव लौटे। अंचेट्टी, फिर गुंडलम। रिपोर्ट यही थी, पूर्ण असफलता। मैंने हार नहीं मानी। अगले 10 दिन गुंडलम में ही रहा। हर दिन भैंसे को चारे के रूप में बांधा। सुबह और दोपहर जंगल में पद चिन्ह खोजता रहा। रातें पानी के गड्ढों, शिकार मार्गों और गुंडलम नदी के किनारे बिताई। उम्मीद थी कि बाघिन लौटेगी, लेकिन सब व्यर्थ। दिन में आदमी चारों दिशाओं में खबरें लेने निकले, लेकिन कहीं कोई शिकार नहीं हुआ। लगता था बाघिन अपने पुराने इलाके छोड़कर कहीं और चली गई थी। 11वें दिन मैंने गुंडलम छोड़ा, पैदल अंचेट्टी और डेनकनिकोटा पहुंचा। वहां से होसुर गया। अपने मित्र उपसंग्रहकर्ता को सब बताया। उससे वादा लिया, अगर आगे कोई हत्या हुई तो तुरंत मुझे खबर देगा। अब मुझे लगता था इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और फिर होसुर से मैं बेंगलोर लौट आया। टाइम 2.6 AS। यह शिकार अधूरा रह गया था, लेकिन मौत की छाया अब भी कहीं जंगल में भटक रही थी। 5 महीने बीत गए। इस दौरान उपसंग्रहकर्ता के 3 पत्र मिले। दूर दराज इलाकों से अस्पष्ट अफवाहें कि कहीं इंसानों पर बाघिन ने हमला किया है। 2 खबरें कावेरी नदी पार कोयम्बटूर जिले से थीं, एक मैसूर राज्य से और चौथी उससे भी दूर की। लेकिन फिर वह खबर आई
जिसका डर मुझे हमेशा था और जिसकी उम्मीद नहीं थी। गुंडलम में बाघिन ने फिर हमला किया। यह उसका 8वां शिकार था और अगले ही दिन सुलेकुंटा के छोटे मंदिर के दरवाजे से उसने उस बूढ़े पुजारी को उठा लिया जो पिछले 40 वर्षों से वहां पूजा करता आया था। पत्र का अंत एक आग्रह से हुआ, तुरंत आओ, टाइम 0.6s। लेकिन इस निमंत्रण की जरूरत ही नहीं थी। मैं पहले से ही सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। 2 घंटे के भीतर मैं ज्वालागिरी की ओर मोटर से निकल पड़ा। अब मौत की गाथा का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। मैं भाग्यशाली था कि सुलेकुंटा मंदिर के पुजारी की मौत के लगभग प्रत्यक्षदर्शी तीर्थयात्रियों से बात कर सका। वे लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे थे जब अचानक उन्हें एक बाघ की धीमी गर्जना सुनाई दी और फिर एक विशाल पीपल के पेड़ की जड़ों से वह छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। घबराकर वे मंदिर में शरण लेने दौड़े, लेकिन मंदिर खाली था। बाहर झांक कर देखा और उनकी आंखें भय से जम गईं। वहां उसी पीपल की जड़ों में मंदिर के बूढ़े पुजारी का शव पड़ा था। धीरे धीरे साहस जुटाकर वे पास गए। स्पष्ट था पुजारी पर मंदिर के भीतर या उसके पास हमला हुआ था। फिर बाघ उसे घसीट कर यहाँ ले आया था ताकि उसे खा सके। उसने पहले ही भोजन शुरू कर दिया था। पुजारी की पतली छाती का हिस्सा खा लिया था। तभी तीर्थयात्रियों की मौजूदगी से वह विचलित होकर भाग गया। मैंने विशेष रूप से पूछा, क्या उन्होंने बाघ के कानों में कोई दोष देखा? लेकिन भय इतना था कि कोई ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं अपनी टोली के साथ सुलेकुंटा पहुंचा। शाम ढल रही थी। आखिरी 2 मील बेहद कठिन थे। दोनों ओर ऊंची बांस से ढकी पहाड़ियों के बीच की घाटी से गुजरना पड़ा। हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, सिवाय एक अकेले हाथी की अचानक गूंजती हुई चिंगाड़ के। वह हाथी लंबे समय से इन इलाकों में था और तीर्थयात्रियों को अक्सर परेशान करता था। छोटी टोलियों को देखकर उनका पीछा करता। लेकिन वह एक अलग कहानी है। कैंप बनाने का समय नहीं था। मजबूरी में हमने मंदिर के सुनसान हिस्से में रात बिताने का निश्चय किया। सामान्य परिस्थितियों में मैं और मेरे साथी कभी ऐसा न करते, लेकिन जब अंधेरा और नरभक्षी का भय सामने हो तो सारे सिद्धांत और संकोच मिट जाते हैं। मैं लोडेड राइफल लेकर पहरे पर खड़ा रहा। मेरे 3 साथी पागलों की तरह सूखी लकड़ियां और सड़ी गली शाखाएं इकट्ठा कर रहे थे। जल्द ही आग भड़क उठी। हम उसके भीतर की ओर बैठे रहे, जबकि बाहर घना अंधकार था। उस अंधेरे में नरभक्षी कहीं भी छिपा हो सकता था, बस 2 फुट दूर। हम ध्यान से सुनते रहे। कभी सांभर की गहरी पुकार गूंजती, कभी किसी हिरन की कठोर आवाज, लेकिन ये पुकारें बार बार नहीं दोहराई गईं। इसका मतलब था कि जंगल के राजा की मौजूदगी से वे भयभीत नहीं थे। आधी रात के बाद हमने पहरे की बारी बांट ली। 2-2 आदमी, 3-3 घंटे। मैंने पहले पहरे की जिम्मेदारी ली। बाकी 2 साथी जल्द ही सो गए। कुछ खास नहीं हुआ, बस एक अकेला हाथी आग देखकर पास आया, चिंघाड़ा और फिर जंगल में टूटकर भाग गया। रात 2 बजे एक काकड़, भौंकने वाला हिरन, ने तीखी आवाज निकाली, लेकिन वह भी जारी नहीं रही। शायद किसी तेंदुए ने उसे चौंका दिया था। 3 बजे मैंने सोते हुए साथियों को जगाया और खुद गहरी नींद में चला गया। सुबह मेरी आंखें खुली। जंगल में गूंज रही थी ग्रे जंगल मुर्गे की ऊर्जावान पुकार, जो राइजिंग सन को सलाम कर रही थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन मौत का साया अब भी जंगल में मंडरा रहा था। सुबह की गर्म चाय और थोड़ा भोजन हमें नई ऊर्जा दे गए। इसके बाद मैं उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बूढ़े पुजारी के अवशेष पड़े थे। दिन में गिद्धों ने और रात में लकड़बग्घों व सियारों ने अपना काम पूरा कर दिया था। अब वहां कुछ नहीं बचा था, बस कुछ साफ सुथरी हड्डियां। उन्हें देखकर मैं सोच में डूब गया।
वही बूढ़ा पुजारी जिसने 40 वर्षों तक इस मंदिर की सेवा की थी। हर दिन इसी दृश्य को देखा था। हर रात सांभर, काकड़ और हाथी की आवाजें सुनी थीं, और अब वह बस कुछ हड्डियां बनकर इस प्राचीन पीपल की जड़ों में समा गया था। अगले 1 घंटे तक हम चारों ओर घूमते रहे। उम्मीद थी कि कहीं बाघिन के पदचिह्न मिल जाएं, लेकिन जो निशान मिले वे पुराने थे, और मैं निश्चित रूप से नहीं कह सका कि वे मेरी उसी नरभक्षी बाघिन के थे। जंगल अब भी रहस्यमय था और मौत की गाथा अधूरी। सुबह 9 बजे हम 23 मील की लंबी यात्रा पर निकले और शाम 5 बजे गुंडलम पहुंचे। वहां हाल ही की हत्या के बारे में पूछताछ की, और तभी मुझे पहली ठोस जानकारी मिली। एक चरवाहे से। वह अपने साथी से बातें कर रहा था। साथी पास की झाड़ी में गया प्रकृति की पुकार के लिए, और तभी झाड़ी के पीछे से एक शैतानी सिर उठा। बाघ का सिर, सिर्फ एक कान वाला। फिर उसका धारीदार शरीर दिखाई दिया। आदमी चीखा, बस एक बार। अगले ही पल बाघ के दांत उसके चेहरे और गले में धंस गए, और फिर बाघ और शिकार दोनों जंगल में गायब हो गए। अब कोई संदेह नहीं था, यह वही थी मेरी पुरानी दुश्मन, वही नरभक्षी बाघिन, वही जिसे मैंने 5 महीने पहले घायल किया था। और अब और भी चालाक, और भी खतरनाक। हर जगह से खबरें थीं कि उसने किसी मवेशी या भैंसे को नहीं मारा। अब वह केवल इंसानों को ही शिकार बना रही थी। मुझे समझ आ गया, जीवित चारे बांधने का कोई फायदा नहीं। यह लड़ाई केवल आमने सामने ही हो सकती थी। 2 दिन तक मैंने जंगल खंगाला। उम्मीद थी कि कहीं अचानक उसका सामना हो जाए, लेकिन हर पल डर था, कहीं वह पीछे से हमला न कर दे। गुंडलम नदी की रेत पर मैंने उसके पद चिन्ह देखे, वही परिचित निशान, वही ज्वालागिरी की बाघिन, और हर निशान मुझे याद दिला रहा था मेरी उस एक गलती ने कई और मौतों को जन्म दिया है। अब यह लड़ाई मौत और शिकारी के बीच अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही थी। तीसरे दिन दोपहर को कुछ लोग हाँफते हुए मेरे पास पहुंचे। वे ज्वालागिरी से 30 मील दौड़कर आए थे। खबर देने की बाघिन ने फिर हमला किया है। इस बार शिकार था ज्वालागिरी फॉरेस्ट बंगले का चौकीदार। बंगले से 100 गज दूर ही उसे मारकर आधा खा लिया गया था। कहा जाता था कि यह नरभक्षी कभी एक ही जगह पर 2 दिन नहीं रुकती। इसलिए मैंने तुरंत अपने साथियों के साथ सुलेकुंटा की ओर रुख किया। ज्वालागिरी से आए लोग भी हमारे साथ हो लिए। वे थके हुए थे, लेकिन मेरी राइफल की सुरक्षा में 25 मील पैदल लौटना उन्हें अकेले लौटने से बेहतर लगा। हम फिर से सुलेकुंटा मंदिर पहुंचे। दिन ढल रहा था, रातें अब भी अंधेरी थीं। हमने वही पुरानी व्यवस्था दोहराई। मंदिर के भीतर आग जलाकर पहरा। टाइम 2.6 S। अब हमारी टोली 12 लोगों की हो गई थी। संख्या ज्यादा होने से सुरक्षा का एहसास तो था, लेकिन मेरे लिए यह असुविधाजनक था, क्योंकि मौत से लड़ाई भीड़ नहीं, साहस और मौन की मांग करती है। जंगल का अंधेरा फिर से हमें घेर रहा था, और कहीं उसी अंधेरे में छिपी थी एक कान वाली नरभक्षी। इस बार रात शांत नहीं थी। सांभर और काकड़ शुरू से ही बेचैन थे। रात 8:30 बजे दूर से बाघ की पुकार सुनाई दी, करीब आधा मील दूर। 1 घंटे बाद वही पुकार और पास से आई। अब मैं साफ पहचान सकता था, यह बाघिन थी, अपने साथी को बुला रही थी। उसने आग देख ली थी, इंसानों की मौजूदगी का आभास पा लिया था, और भोजन की उम्मीद में उसने मंदिर को 2 बार घेरा। उसकी पुकारों के बीच सुनाई दे रहे थे भूख से भरे गले से निकले गूंजते हुए स्वर। तभी मेरे मन में एक योजना आई। मैंने 2 बार नर बाघ की पुकार की नकल की। तुरंत ही उस मादा की हुक्म भरी पुकार गूंज उठी। वह साफ मैदान के किनारे तक आ गई और इतनी जोर से पुकारा कि हम सब स्तब्ध रह गए।
मैंने सावधानी बरती। जब वह पास थी तब कोई पुकार नहीं की। मैंने अपने आदमियों को भी कहा, जोर से बातें करो और आग को और न बढ़ाओ। यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन यही तरीका था कि बाघिन को सुबह तक यहीं रोका जाए। वह फिर पुकारती रही, भोर से ठीक पहले। मैं अपनी चाल पर खुश था। जैसे ही रोशनी हुई, मैं ज्वालागिरी की ओर पगडंडी से बढ़ा। वहां सिर्फ 1/4 मील दूर वही इमली का पेड़ था जहां 1 साल पहले लड़के की हत्या हुई थी। मैंने पहले ही उसे आदर्श स्थान चुना था। मैं सुरक्षित पहुंचा और 12 फुट ऊपर चढ़ गया। वहां से दोनों ओर का रास्ता साफ दिखता था। मैंने पूरी ताकत से नर बाघ की पुकार की नकल की, लेकिन जवाब में सिर्फ मौन था। अब चिंता ने मुझे जकड़ लिया। क्या बाघिन भोर में ही आगे बढ़ गई थी, या फिर वह मंदिर के पास ही थी और रात में जिन आदमियों को उसने चुना था उनमें से किसी के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। जंगल का मौन अब मौत की घातक प्रतीक्षा बन चुका था। मैंने अपने साथियों को सख्त आदेश दिया था, किसी भी हालत में मंदिर से बाहर न निकलें। लेकिन मन में चिंता थी, कहीं कोई पानी लेने या किसी और कारण से बाहर न चला जाए। मैंने फिर पुकारा, कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद पूरी ताकत से पुकारा। इस बार मेरी आवाज जंगल पार कर गई और बाघिन ने जवाब दिया। वह मंदिर की ओर गई थी, शिकार की तलाश में। कुछ मिनट बाद मैंने चौथी बार पुकारा, फिर जवाब मिला। अब वह मेरी ओर बढ़ रही थी, अपने साथी की तलाश में। मैंने 2 बार और पुकारा। आखिरी पुकार का जवाब 100 गज से भी कम दूरी से आया। मैंने राइफल तानी। सामने का रास्ता साफ था, 25 गज दूर। मैंने गिनती शुरू की। 27 तक पहुंचते ही वह सामने आई, अपने साथी को खोजती हुई। ऊंचाई से उसका अधूरा कान साफ दिख रहा था। अब वह मेरे वश में थी। मैंने धीमी कराह भरी। वह रुक गई और ऊपर देखने लगी। अगले ही पल 405 की गोली उसके माथे के बीचों बीच धंस गई। वह लुढ़क कर धूल में गिर पड़ी। मैंने दूसरी गोली उसके सिर में उतारी। जरूरत नहीं थी, लेकिन कर दी। ज्वालागिरी की भयावह नरभक्षी का अंत हो गया था। उसका करियर भले ही खून और आतंक से भरा था, लेकिन मेरे मन में एक टीस थी। क्या मेरी चालाकी खेल भावना के विरुद्ध थी? मेरे 11 साथी खुशी से झूम उठे। हमने एक मजबूत डंडा काटा, उसके पैरों को बेलों से बांधा और 7 मील का सफर तय किया। गांव तक कोई इंसान रास्ते में नहीं मिला, नरभक्षी के डर से। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचे, खबर फैल गई। भीड़ उमड़ पड़ी। मैंने उन्हें 1 घंटे दिया अपने दुश्मन को देखने का। फिर मैं दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गरम चाय, थोड़ा भोजन और 2 कश मजबूत तंबाकू के। इसके बाद गांव लौटा। लोगों ने मदद की। बाघिन को मेरी स्टूडबेकर कार की पिछली सीट पर बांध दिया और मैं घर की ओर निकल पड़ा, इस सुकून के साथ कि मेरी गलती अब मिट चुकी थी और मैंने कई निर्दोष मौतों का बदला चुका दिया था।